चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम लोग चैप्टर 1 जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स में। फॉर दैट वी आर फॉलोइंग अ वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बुक ऑफ मिस्टर सीबी गुप्ता। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी सीबी गुप्ता का बुक हो तो उससे आप फॉलो करते जाएं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चैप्टर 1 लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे पहले कि हम लोग डिटेल्ड टेक्स्ट में जाते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते किसे हैं और क्यों हम लोग इस चैप्टर को कॉमर्स में पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमारे बिजनेस से क्या रिलेशन है। जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का बात करता हूं तो इट्स अबाउट कि कोई भी जो बिजनेस, आज जितना भी बिजनेस मार्केट में हम लोग देखते हैं चल रहा है, कहीं ना कहीं दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी। ठीक है, हम लोग को जो भी रिसोर्सेज मिलता है, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मटेरियल हो, सब कुछ हम लोग को सोसाइटी से लेना पड़ता है। और जब हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको बेचने के लिए भी हम लोग को सोसाइटी के पास ही जाना पड़ता है, जहाँ हमें मार्केट प्रोवाइड होता है, जहाँ हमें कंज्यूमर्स मिलते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, और उन्हीं को हम लोग सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बिजनेस किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और बिजनेस जहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कंज्यूमिंग हैबिट्स कैसा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम लोग बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। तो नाउ लेट अस सी पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। The term business environment refers to the sum total of all individuals, institutions, and other forces that lie outside a business enterprise but that may influence its functioning and performance। यानी हम लोग जब बिजनेस एनवायरनमेंट का बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी जितने भी लोग इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज, जो कि बिजनेस एंटरप्राइज से बाहर है। जैसे इंडिविजुअल्स का बात करूं तो कंज्यूमर्स, इंस्टीट्यूशंस का बात करूं तो गवर्नमेंट, एंड अदर फोर्सेस लाइक रूल्स रेगुलेशंस लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारे चीज हम लोग को बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। बट दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग, और ये सब कुछ है जो हमारे बिजनेस के फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। नंबर 1, totality of external forces. Business environment is aggregative in nature because it is sum total of all things external to the business enterprise। यानी जो भी जिस बिजनेस एनवायरनमेंट का हम बात कर रहे हैं, इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव मतलब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज का बात नहीं कर रहे, इट इज अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स आवर बिजनेस। नंबर 2, general and specific forces. Business environment includes both general and specific forces. General forces such as economic, social, political, legal, and technological conditions indirectly influence all business enterprise। तो आज अगर हम लोग का इकोनॉमी अच्छा है तो ऑब्वियसली हम लोग का सेल भी अच्छा होगा, कंज्यूमर्स ज़्यादा मिलेंगे। इकोनॉमी खराब है तो सेल भी नहीं होगा, बाजार डाउन रहेगा। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, पीपल आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ, तो ऑब्वियसली हम लोग का बिजनेस एक्सपैंड होगा, मार्केट एक्सपैंड होगा, लोगों का एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और वही अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, झमेला चल रहा है, दंगा फसाद चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कोई भी बिजनेस प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब कुछ है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बोला कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट के अलग अलग जो एंगल्स हैं, चाहे वो हम सोशल एंगल ले लें, इकोनॉमिक एंगल ले लें, सब कोई एक दूसरा से इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर has led to increase in demand for the health foods and health resorts। क्योंकि आज के लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, इसीलिए हेल्थ फूड्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो एक तरफ जहां लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है हेल्थ के बारे में, लोगों का नॉलेज बढ़ा है, तो उसी तरह जो बिजनेस
हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनका बिजनेस भी ग्रो हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से दो अलग अलग फैक्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। Complexity. Business environment is complex because it consists of several interrelated elements which keep on changing. अब कोई भी बिजनेस देखो कभी भी स्टैटिक नहीं होता। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज, इट हैज़ टू बी डायनामिक। वहाँ पर हर समय चेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस करने के तौर तरीके में चेंजेस आता है, बिजनेस का प्रोडक्ट्स का जो लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो आए दिन बदलता रहता है। तो हम लोग को इन्वायरमेंट के साथ, बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके चलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे अगर हम लोग चेंजिंग टेस्ट के साथ अपने आप को बदल नहीं पाएंगे तो। नंबर 5, डायनामिक। डायनामिक जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। Entry of new competitors in the market, development of new technology, shift in the preference of consumers, all are example of environmental changes. Uncertainty. बिजनेस में कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते। बिजनेस का कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। Business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict future events, particularly changes in technology and fashion which occur fast and frequently. Relativity. Business environment is a relative concept as it differs from country to country and even from region to region. बोला कि रिलेटिव मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, अपने शौक होते हैं, अपने जीने का तौर तरीका होता है। तो जो प्रोडक्ट इस कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में बिक रहा है या हिट है, वो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में भी हिट होगा, इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि जो प्रोडक्ट एक कंट्री के लोगों को पसंद है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे कंट्री के लोगों को भी वो प्रोडक्ट समझ में आए, पसंद आए। तो ये बिजनेस हमेशा रिलेटिविटी पे काम करता है कि जो चीज़ यहाँ पसंद है वो दूसरे जगह ना पसंद हो सकता है, जो चीज़ दूसरे जगह फ्लॉप है वो यहाँ एक कहीं पर हिट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर्स था। वी वर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक व्हेन वी आर कमिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे, इस टॉपिक को पढ़ के ये समझना है कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई बिजनेस स्टार्ट करें। अब ये चीज़ ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने बताया, बिजनेस इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक मतलब बिजनेस में हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और एक बिजनेसमैन को उस चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना आना चाहिए। तो अगर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे, तो क्या होगा, जब मार्केट में कोई चेंजेस आ रहा होगा हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे और अपने आप को उस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे उसके साथ, तो हम लोग मार्केट से पूरा आउट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बेस्ट एग्जांपल का बात करूं तो कोडैक कंपनी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी था जो कि कैमरास बनाता था, कैमरा का रोल बनाता था। जब पहले रील वाला फ़ोटो चलता था, तो उसके बाद क्या हुआ, जब डिजिटल स्टूडियो वाला कंसेप्ट आया, डिजिटल फोटोग्राफी का कंसेप्ट आया, तो कोडैक ने अपने आप को डिजिटलाइज नहीं किया, उसने अपने आप को डिजिटल सिस्टम में नहीं आया और आज देखो कोडैक बैंकक्रप्ट है, कोडैक कंपनी का नामो निशान ख़त्म है। तो यही एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है जो बताता है कि अगर हम लोग समय के साथ साथ अपने आप को बदलेंगे नहीं तो क्या होगा, हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब देखते हैं पॉइंट वाइज, पेज नंबर 5 में आ जाओ। नेक्स्ट पेज में क्या बता रहा है, सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट आर गिवन बिलो। तो अब अंडरस्टैंडिंग, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं तो उससे मेरे को क्या एडवांटेज या बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Awareness of environment helps an enterprise to take advantage of early opportunities instead of losing them to the competitors। यानी अगर हम बिजनेस के environment को समझ सकेंगे, अपने आप को अवेयर कर सकेंगे, तो क्या होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। और जो हम लोग जानते हैं बिजनेस में, जो पहले अपॉर्चुनिटी गेन कर लिया, जो पहला स्टेप ले लिया, जिसने पहला एडवांटेज ले लिया, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है,
Maruti Udyog became the leader in a small car market because it was the first to recognize the need for small car on account of rising petroleum prices and large middle class in India. तो मारुति उद्योग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि किस तरह से उसने ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और उस अपॉर्चुनिटी पे कैश इन किया और आज वो सबसे लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट, अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो जिस तरह से हम लोग अर्ली मूवर एडवांटेज लेते हैं उस तरह से अर्ली वार्निंग सिग्नल भी हमें मिल जाता है अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करें। अब आता है ये वार्निंग सिग्नल क्या होता है। वार्निंग सिग्नल ये होता है कि अगर हम लोग इन्वायरमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि लोगों के टेस्ट में कैसा चेंजेस आ रहा है, लोगों का टेस्ट धीरे धीरे कैसे बदल रहा है, तो अगर मैं ये देखूं कि मैं जो प्रोडक्ट बिक्री कर रहा हूँ या जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ धीरे धीरे लोगों का टेस्ट उस प्रोडक्ट से हट के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मेरे को ये वार्निंग मिल जाएगा कि नहीं, नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, मेरे को अपने प्रोडक्ट में बदलाव चाहिए। जैसे कि अगर कोडक का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो कोडक जो रील बना रहा था अगर वो ये मॉनिटर करता कि धीरे धीरे डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो उसको ये वार्निंग मिल जाता कि अब रोल का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और डिजिटल फोटोग्राफी का ज़माना आ रहा है, तो उसको बहुत जल्दी डिजिटल सिस्टम में आ जाना चाहिए। पर कोडक ने शायद बिजनेस एनवायरनमेंट मॉनिटर नहीं किया और इसीलिए आज कंपनी बंद है। कस्टमर फोकस। नेक्स्ट, जब मैं इन्वायरमेंट को स्टडी करता हूँ या बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानता हूँ तो ऑब्वियसली सबसे मेन मोटिव यही होता है कि मैं ये फोकस करूँ कि जो मैं प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूँ मेरे कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट रास आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरा फोकस मेरे कंज्यूमर्स पे रहता है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, आई एम अनेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ माई कंज्यूमर, आई कैन डेफिनेटली टेक स्टेप टू इम्प्रूव माई प्रोडक्ट और इम्प्रूव माई सर्विसेज ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकूं। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट इसीलिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है कि जब भी मैं कोई बिजनेस करता हूं तो उसका एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है कि कैसे मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊं, उसको अपने कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाऊं, कैसे उस प्रोडक्ट को हिट करूं ताकि लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले और मुझे एक फेवरेबल रिस्पॉन्स या फीडबैक मिले अपने कंज्यूमर्स के साथ। तो वो मेरे को मदद करता है स्ट्रैटेजी बनाने में। जब मुझे पता है कि मेरे कंज्यूमर्स को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं पसंद आएगा तो मैं अकॉर्डिंगली वैसा ही स्ट्रैटेजी बनाता हूँ अपने बिजनेस में और उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे भी काम करता हूँ। तो दैट मेक्स माई बिजनेस अ सक्सेसफुल वेंचर। नेक्स्ट, कोपिंग विथ चेंजेस। Business leaders are expected to cope with rapid changes in environment. In order to decide the direction and nature of the change, the leaders need to understand the aspirations of the people and other environmental forces through environmental scanning. अब यहाँ बोल रहा है कि लीडर्स, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं उनको मार्केट यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना आना चाहिए यानी रीड करना आना चाहिए और तभी वो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को जब स्कैन कर पाएंगे तो वो लोग जो आने वाला बदलाव है उसके हिसाब से अपने आप को बदल पाएंगे और जब वो बदलेंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिजनेस को एक नया डायरेक्शन मिलेगा, अदरवाइज बिजनेस बहुत पीछे रह जाएगा। नंबर 6, पब्लिक इमेज। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर मैं स्टडी करता हूँ और लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई करने में कामयाब होता हूँ, मेरे कंज्यूमर्स को जो चाहिए उसके हिसाब से मैं उनको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, बेस्ट ऑफ सर्विसेज दे पाता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा गुडविल बनता है, मेरे बिजनेस का पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होता है। तो वही यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, बिजनेस फर्म कैन इम्प्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग दैट इट इज सेंसिटिव टू इट्स एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक। यानी पब्लिक को जो चाहिए, उनका जो नीड है, उस नीड को सेटिस्फाई करने में मैं पूरी तरह से कामयाब हूँ। नंबर 7, कंटिन्यूअस लर्निंग। Environmental analysis serves as a broad-based and ongoing education for business executive। क्योंकि जैसा हम लोगों ने सीखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, तो इसीलिए वो बदलाव के साथ साथ मुझे अपने आप को डेवलप करना, कंटिन्यूसली लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने आप को अपने आप को और अपने बिजनेस को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल पाऊँ और इसके लिए मुझे कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में रहना होगा। नोबडी कैन बी परफेक्ट इन बिजनेस। बिजनेस हैज़ टू बी developed at every stage and it is important
that the businessman or the leader of the business is in continuous learning mode. नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब जब हम डायमेंशंस का बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि ये डायमेंशन क्या होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट तो अपने को समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट क्या होता है और क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना ज़रूरी है हमारे सक्सेसफुल बिजनेस के लिए. अब आ रहा है कि जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का बात करता हूँ तो व्हाट आर द डायमेंशंस इन्वॉल्व. डायमेंशंस मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. यानी मेरे को इंटरनल फैक्टर यानी अपने कंपनी या अपने बिजनेस के अंदर के लोगों का भी नीड्स को सेटिस्फाई करना है और अपने बिजनेस के बाहर के लोगों के नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है. और ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको मुझे ध्यान रख के ही कोई भी डिसीजन बिजनेस में लेना होता है. तो देयर आर टू मेन डायमेंशंस, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट. अब माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. देखो यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है माइक्रो इन्वायरमेंट, उसमें इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स. अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या होते हैं पहले तो समझते हैं इंटरनल फैक्टर बोलते किसको है. इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल एनवायरनमेंट refers to all the factors existing within a business. यानी जो भी फैक्टर्स बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं that are called internal factors. The internal factors are considered controllable because the enterprise has control over these factors. For example, a company can modify or alter its organization structure, policies, programs, personnel, physical facilities and marketing mix टू सूट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. यानी जो चीज़ मेरे बिजनेस के अंदर के चीज़ है, पॉलिसीज़ हुआ, मेरे प्लानिंग्स हुआ, मेरे स्ट्रैटेजीज़ हुए, इसको मैं इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ अपने आप को बदल सकता हूँ, अपने पॉलिसीज़ को चेंज कर सकता हूँ, अपने स्ट्रैटेजी को बदल सकता हूँ. तो ये सब क्या है मेरे कंट्रोल में, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ. द मेन इंटरनल फैक्टर्स आर कॉर्पोरेट कल्चर. नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? द वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स of the founders and top management of the company exercise a strong influence on what the company stands for, how it does things and what it considers important. यानी जो टॉप फाउंडर्स ऑफ द कंपनी है, जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, उन लोग का क्या वैल्यूज़ है, उनका बिलीफ क्या है, वो किस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है उस कंपनी का या उस कॉर्पोरेट का कल्चर बनाने में. When the value system is shared by all the members, the organization is likely to be more successful. और ऊपर से जो कंपनी के जन्मदाता है वो जो वैल्यू सिस्टम अपने नीचे को दे रहे हैं वही वैल्यू सिस्टम अल्टीमेटली चारों तरफ फैलता है उनके कंपनी में और वही बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो अपने कॉर्पोरेट का कल्चर बनाए वो कल्चर शुड बी वेरी एथिकल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ताकि सब लोगों तक वो पहुंच सके, सब लोग उस पर अमल कर सके, सब लोग उस पर काम कर सके. मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी जो बना है वो किस ऑब्जेक्टिव और किस मिशन से बना है. द बिजनेस फिलोसॉफी एंड द पर्पस ऑफ अ कंपनी गाइड इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो बिजनेस का जो फिलॉसफी होता है या उनका जो मिशन होता है, मिशन क्या होता है? मिशन मतलब ये होता है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है. अब आता है कि जनरली हम लोग को लगता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली यार पैसा कमाने के लिए स्टार्ट किया, ऑब्वियस, ठीक है. मनी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू स्टार्ट एनी बिजनेस. पर क्वेश्चन आता है वो पर्टिकुलर बिजनेस ही क्यों? क्योंकि मैं तो पैसा अगर हमें कमाना है तो हम तो कोई भी बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, फिर ये पर्टिकुलर बिजनेस ही क्यों किया? तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं. कभी कभी क्या होता है उस पर्टिकुलर काम के प्रति या वो पर्टिकुलर फील्ड के प्रति मेरा पैशन होता है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग एक्सेप्शनल, आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग जैसा किसी ने नहीं किया है. और ये चीज़ अचीव करने के बाद अगर जो भी पैसा आता है तो मनी बिकम्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस. की मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं और क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं पैसा मेरे पास अपने आप आ रहा है. द मिशन ऑफ धीरूभाई अंबानी इज टू मेक रिलायंस द बिगेस्ट ग्रुप इन द प्राइवेट सेक्टर
prompted him to launch world-scale plants in petrochemicals and other industries. Ranbaxy's mission is to become a research-based international pharmaceutical company. तो देखो यहाँ दो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिलायंस का जो मिशन था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनूं, रेनबैक्सी का मिशन था कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनूं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो ये सब मिशन होता है। सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट द मिशन। पैसा कमाना तो इज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा तो कमाएंगे ही, पर क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड, top management structure. The composition of the board of directors, the degree of the professionalization of management, and the organizational structure of a company have important bearing on its business decision. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनका सोच कैसा है, वो कितना रिस्क ले सकते हैं या कितना रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या डिसीजन ले सकता है और बिजनेस कितना आगे जा सकता है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये सारे टॉप मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। और ये टॉप मैनेजमेंट हुआ या कॉर्पोरेट कल्चर हुआ या मिशन हुआ, ये सब क्या है, मेरे इंटरनल फैक्टर्स है। दीज आर माई इंटरनल इन्वायरमेंट्स जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सपोज कभी कोई टॉप मैनेजर, मान लो कि एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है या वो ठीक से कंपनी को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये हम शेयर होल्डर्स के हाथ में है कि हम वो मैनेजिंग डायरेक्टर को हटा के उसके बदले कोई दूसरा एमडी अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल, वो मेरे कंट्रोल में होते हैं। Power structure. The internal power relationship between the board of directors and the chief executive is important. The extent to which top management enjoys the support of shareholders and employees at different levels also has important bearing on the decision making and working of the company. फिर एक बहुत important फैक्टर आता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप या जो भी, कि मेरे साथ जो लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज़ हो या मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या मेरे अदर गाइडिंग मेंबर्स हो, वो लोग मेरे पर कितना भरोसा करते हैं, वो लोग मेरे डिसीजन पे कितना भरोसा करते हैं। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल लूँ क्रिकेट टीम का, तो क्रिकेट टीम में देयर इज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर जहाँ कैप्टन सिर्फ एक होता है। अब क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैप्टन के डिसीजन पे बाकी 10 प्लेयर्स कितना भरोसा करते हैं। अगर टीम को ऐसा लग रहा है ये कैप्टन तो जो डिसीजन ले रहा है सब गलत है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लोग पूरी तरह से कैप्टन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो डिसीजन गलत साबित हो ही जाएगा। और अगर टीम को भरोसा है कि नहीं ये कैप्टन ने ये डिसीजन लिया है तो राइट ही लिया होगा, तो वो लोग फुल हार्टेडली उसको सपोर्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इट हेल्प्स इन द विनिंग कॉज, और वो डिसीजन सही साबित होता है। तो इसीलिए भरोसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिसीजन सही या गलत कभी नहीं होता है। कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है, ये उसका रिजल्ट बताता है कि ये डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि डिसीजन लेते समय कभी पता नहीं होता है कि क्या सही डिसीजन है और क्या गलत। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिसीजन जो भी ले रहे हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लें और फिर डिसीजन के ऊपर पूरा फेथ रखें कि ये डिसीजन सक्सेसफुल होगा। Next, company image and brand equity. The image and brand equity of the company play a significant role in raising finance, forming alliance, choosing dealers and suppliers, launching new products, entering foreign market, etc. यानी बोलने का मतलब ये है कि कंपनी का जो इमेज है, जो ब्रांड इक्विटी है, कंपनी का जो गुडविल है, वो कितना है ये बहुत मैटर करता है। अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है, अगर उसको लोन लेना है बैंक से या कोई भी तरह का एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, तो वहाँ कंपनी का गुडविल बहुत मैटर करेगा। तो इसीलिए दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ध्यान रखना चाहिए बिजनेस करते समय, कि बिजनेस में कुछ भले ही लॉस हो जाए पर बिजनेस में हमारा गुडविल का लॉस कभी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा का अगर नुकसान हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर हम कमा के उसको रिकवर कर सकते हैं, पर एक बार गुडविल हैम्पर हो गया तो फिर हम लोग का बिजनेस को कोई बचा नहीं सकता। Human and other resources, the competence, morale and motivation of employees play very vital role in success of a firm. कोई भी कंपनी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई होता है तो वो होता है ह्यूमन फैक्टर। अगर मैं कितना भी बड़ा फैक्ट्री बना लूँ, कितने भी बड़े मशीन्स में लगा लूँ, जब तक उस मशीन्स को चलाने वाले मेरे वर्कर्स अच्छे नहीं होंगे, वो अपने जी जान से काम नहीं करेंगे, तब तक मेरा फैक्ट्री या मेरा कंपनी नहीं चल सकता, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्टीमेटली कितना भी मशीन लगा लो, मशीन को चलाने के लिए तो मुझे एक वर्कर की ही ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अभी हम लोग किए कि इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होता है जिस पे मुझे ध्यान रखना चाहिए कोई भी बिजनेस को चलाते समय, और इंटरनल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे हम लोग का कंट्रोल होता है। अब हम लोग जो आ रहे हैं वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो क्या लिखा है देखो, द एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस रिफर टू दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स और एजेंसीज with which a particular business organization comes into direct and frequent contact in the course of its functioning. These individuals and groups are also known as stakeholders because they have stake in the working and performance of particular business organization. यानी ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, ये ऐसे इंडिविजुअल या एजेंसीज होते हैं जिनके साथ हम रेगुलर बेसिस पे टच पे आते हैं। जैसे अगर मैं कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट हूँ तो मैं अपने डीलर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मैं हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ कि क्या सामान बिक रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है। तो इन लोगों के साथ मुझे रेगुलर कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो दीज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। अब जैसे क्रेडिटर्स हो गए जिन्होंने मेरे को उधारी में सामान दिया है, बैंक हो गया जिससे मैंने लोन लिया है, तो दे आर लाइक स्टेक होल्डर्स कि अगर मेरा कंपनी कल को नुकसान में जाता है तो सिर्फ मुझे नुकसान नहीं होगा, जिसने मुझे लोन लिया उनको भी नुकसान होगा, जिसने मुझे उधारी में सामान बेचा उनको भी नुकसान होगा। तो दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन माई कंपनी। तो सबसे पहले देखो व्हाट आर द डिफरेंट माइक्रो एनवायरमेंट factors. Number one, customers. The people who buy a firm's product and services are its customers. A business exists to create and satisfy customer. आज कोई भी बिजनेस अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका अल्टीमेट एम है कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, अपने कस्टमर के नीड्स को पूरा कर सके। अगर कस्टमर के नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अभी जैसे मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ, मैं ऑडियो में आपको ये चैप्टर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो एफर्ट है ये तभी सक्सेसफुल होगा अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ माई डूइंग दिस, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है या मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। फिर अगर आपको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया या आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझे इस तरह का ऑडियो बनाना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरा अल्टीमेट एम है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए, उस समझने के बाद उनको एग्जाम्स में अपीयर करने में फ़ायदा मिले। Next, competitors. A company may have both direct and indirect competitors. Direct competitors are the other firms which offer the same or similar products and services. For example, Sony TV faces direct competitions with the other brands like LG, Samsung, Onida, Videocon and so on. तो यहाँ पर दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है वो है माई कॉम्पिटिटर्स। कि अगर सोनी टीवी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और सेम वैसा ही प्रोडक्ट किसी कॉम्पिटिटर ने उससे आधे दाम पे लॉन्च कर दिया तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द बिजनेस ऑफ सोनी टीवी। जैसे हम लोग अगर टेलीकॉम मार्केट में लें तो पहले हम लोग देखते हैं एयरटेल, वोडाफोन, ये सब कंपनीज के रेट्स बहुत हाई थे, चार्जेस बहुत हाई थे। पर जैसे ही जियो मार्केट में आया और एट अ वेरी चीप रेट आया तो उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को भी प्रेशर में आके अपना रेट्स घटाना पड़ा। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। Suppliers refers to the people and the group who supply raw material and components to the company. मेरे suppliers मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं से रॉ मटेरियल लेके मैं फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूँ जिससे मेरा बिजनेस चलता है। अगर मेरा सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं सप्लायर्स के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उनको टाइमली पेमेंट नहीं दे पाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो मेरे को सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो उससे मेरे बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। नंबर 4, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, यानी मेरे होलसेलर्स, मेरे रिटेलर्स, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये लोग मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट बना दूं और वो सील पैक होकर सिर्फ गोडाउन में पड़ा रहे तो उस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने मिडिल मैन लोग के साथ, जो मेरे मार्केटिंग चैनल के लोग हैं, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लोग हैं, उन लोग के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकूं, उन लोग के नीड्स को समझ सकूं और उनके हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ दे सकूं, उनके हिसाब से काम कर सकूं, ताकि वो लोग मेरे साथ काम करने में खुश महसूस हो, अच्छा से काम करें और मेरा बिजनेस स्मूथली चले।
फाइनेंसर्स, फाइनेंसर्स कौन हुए? जिनसे मैं फाइनेंस अरेंज करके ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने किसी रिलेटिव से लोन लिया हूँ, चाहे वो किसी बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट हुआ है, या शेयर होल्डर्स से पैसा लिया हूँ। मेरा अल्टीमेट एम है कि मैं अच्छा खासा कमाई कर सकूँ और उनको एक अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकूँ। अगर बैंक को इंटरेस्ट देना है तो वो मैं टाइमली दे सकूँ, ताकि क्या होगा, बैंक भी मेरे को लोन देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं। फर्दर अगर फ्यूचर में मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे लिए 10 लोग खड़े होंगे मुझे हेल्प करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से बिजनेस करूं, ताकि मेरा बिजनेस में कोई रुकावट ना आए। पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड ऑल दोज ग्रुप हु हैव द एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पब्लिक। जब मैं पब्लिक का बात करता हूँ, पब्लिक यहाँ मीन्स जो मेरे कस्टमर्स हैं वो तो ऑब्वियसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो पब्लिक में हैं ही। यहाँ मैं बात करता हूँ वो लोग जो कि मेरे कस्टमर्स नहीं हैं, यानी पब्लिक में कुछ लोग मेरे कस्टमर्स हैं, कुछ लोग मेरे कस्टमर्स नहीं हैं। तो यहाँ बात हो रहा है उन लोगों का जो मेरे कस्टमर्स नहीं हैं। तो अगर वो मेरे कस्टमर्स नहीं हैं, मैं उनको कोई सर्विस डायरेक्टली नहीं भी दे पा रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनके पास जो भी फैसिलिटी है उसको कभी हार्म ना पहुँचाऊँ। मैं उन वो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स है, पोटेंशियल मतलब जो मेरे कस्टमर्स है वो तो है ही, और जो नहीं है हो सकता है फ्यूचर में मेरे कस्टमर बन जाए। तो मैं उनके इंटरेस्ट को भी जानने का कोशिश करूं कि आखिर आज वो मेरे कस्टमर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनका ऐसा कौन सा नीड है जो शायद मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं जिसके वजह से वो मेरे कस्टमर्स नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि उनको और क्या चाहिए जो मैं उनको दे सकता हूँ। जैसे आप भी मुझे ओपनली फीडबैक दे सकते हो कि आपको और कौन सा चैप्टर समझना है, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स है जो मैं अपने ऐप में, अपने ऑडियोज़ में ऐड ऑन करूँ, जिससे आपको और ज़्यादा नीड्स को सेटिस्फैक्शन मिले, और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं हेल्प पहुंचा पाऊँ अपनी तरफ से। तो ये फीडबैक आप मुझे मेल करके दे सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेस जिससे हम लोग फीडबैक लेते हैं, ताकि हम कस्टमर सर्विस को और इम्प्रूव कर सकें और उनके नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट तक। नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड विथ मैक्रो इन्वायरमेंट। आई होप आप सबको मेरा ये ऑडियो पसंद आया होगा, ये चैप्टर में हम लोगों ने जितना पढ़ा आपको समझ में आया होगा, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो। और आगे भी आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरे ऑडियोज़ को सुनते रहेंगे। थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।